Hello, is it यस हेलो। audible? यस यस ऑडिबल। Uh, और सब लोगों ने is आपको वेलकम audible कर to दिया। everyone? यस। Yeah, thanks तो a lot. हाँ, मैं आपको सब लोगों से Thank इंट्रोड्यूस you very करा रहा much. हूँ। कमिंग ऑन कैंपस। Myself Rakesh Khara, and I'm with YLG since so long. Uh, is it audible to everyone? I hope yes. Can you please type yes in the यस chat ऑडिबल box? ऑडिबल। Yes. ऑडिबल। Okay. Thank you. पहले मैं अपने बारे में कुछ बताऊं, इसलिए मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहता हूं कि आप लोग बिजनेस के किस स्टेज में हैं। अगर आपने बिजनेस ऑलरेडी यू आर इन बिजनेस, यू कैन टाइप बिजनेस। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्री स्टेज में है, तो यू कैन टाइप प्री स्टेज, सो दैट आई विल कम टू नो कि कौन कहाँ किस तरह की स्टेजेस में है और कितने लोग किस प्रोसेस में। ओके, ऑलराइट। के टू एवरीवन प्री स्टेज। रोशन जी प्री स्टेज, ऑलराइट। राजेश मोहित प्री स्टेज। अनुज जी प्री स्टेज बिजनेस। सुरजीत दास जी बिजनेस। प्रभाती जी प्री स्टेज। एनीवन कोई और रह गया है तो प्लीज प्री स्टेज। ओके, तो जो मैं मेजोरिटी देख रहा हूँ वो प्री स्टेज की है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी बिजनेस के अंदर हैं। तो जो आज का हमारा सेशन है वो इस तरह से होने वाला है कि हम ना बहुत ही बेसिक से हम चालू करेंगे। कि अगर हम सीधी सी बात करें कि अगर अगर कोई लैंग्वेज सीखना है तो हम बहुत ही अल्फाबेटिकल लेवल से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज ए फॉर एप्पल, व्हाट इज बी फॉर बी, और हम इतना एक्सट्रीम लेके जाएंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर आप एक 100 करोड़ की इंडस्ट्री की बात करें या 500 करोड़ का इंडस्ट्री की बात करें, दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो I have already worked in General Mills India Private Limited, that is Fortune 500 company. I was manufacturing consultant there. आप लोगों ने जनरल मिल्स का नाम सुना है? अगर सुना है तो यू कैन टाइप यस। पिल्सबरी की फ्रेश आटा, जो चोकोलावा बनाते हैं, डोमिनोज के अंदर जो चोकोलावा आता है वो बनाते हैं। इसके अलावा वो बहुत सारे ब्रेड्स बनाते हैं जो कि वो यूएस के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। आप लोगों ने सुना है जनरल मिल्स नाम? कैन यू प्लीज टाइप यस? अगर नहीं सुना तो नो, कोई बात नहीं। नो, निकिता जी नो। ठीक है। फॉर्चून 500 कंपनीज के बारे में बता दो। फॉर्चून 100 कंपनीज और फॉर्चून 500 कंपनीज क्या होता है इंटरनेशनली लेवल पे, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं उसको हम फॉर्चून 100 कंपनीज बोलते हैं। जो टॉप 100 कंपनीज आती है वो हम फॉर्चून 500 कंपनीज बोलते हैं। तो जनरल मिल्स इंडिया इज अ वेरी ओल्ड कंपनी, और बहुत ही अल्टीमेट और बहुत ही क्वालिटेटिव और बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाने के बारे में उनको जाना जाता है। एक यूएस की कंपनी जो इंडिया के अंदर उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। मुंबई नासिक में इनका प्लांट है, और मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग के थ्रू भी वो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो बनाते हैं, चॉकलेट्स बनाते हैं, वो रेडी टू ईट चपातीस बनाते हैं, और बहुत सारे केक मिक्सेस बनाते हैं। आप अगर सुपरमार्केट में जाएंगे तो आपको केक मिक्सेस बने मिलेंगे। केक मिक्सेस बनाते हैं, तो बहुत सारी इस तरह के प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं। तो आई हैव ऑलरेडी वर्कड इन दैट फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और तो आई हैव वेरी गुड आइडिया अबाउट this food manufacturing. Apart from that, I have worked in so many manufacturing and service industries. अभी हम जैसे हम चलेंगे, हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे तो आप जानेंगे हमारे बारे में भी कि बेसिक सेशन से शुरू करके हम उसको इतना एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाएंगे। मतलब आज नहीं, स्टेप बाय स्टेप वी विल गो। तो हम शुरू करते हैं। मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ऑलराइट, अजीत शेख जी, थैंक यू। जस्ट गिव मी। आज का जो हम सेशन स्टार्ट करेंगे, हम बहुत ही बेसिक आज हम बताने वाले हैं। जो लोग प्री स्टेज हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा सेशन जो है वो फ्रूटफुल होने वाला है, और जो लोग ऑलरेडी बिजनेस के अंदर हैं वो भी अपनी पुरानी चीजों को रिकॉल कर सकते हैं। प्लस अब उनको नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या क्या लेके जाना है, किस बिजनेस प्रोसेस को एक्सेलेंसी लेवल पे लेके जाना है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स करने हैं, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना है, थ्रूपुट बढ़ाना है, आइडल टाइम को कम करना है, बहुत सारे जो लॉसेस हैं, डिफेक्ट्स हैं, उन सबको कम करना है। इसके बारे में भी जो ऑलरेडी बिजनेस में वो उन चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। और जो प्री स्टेज में है वो उनके लिए आज ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपको पता रहेगा कि कोई ये वाला आपका फूड प्रोसेसिंग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्री एक्टिविटीज आप लोगों को कौन सा करना है। आप मार्केटिंग सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप उसके बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो प्री एक्टिविटीज हैं वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो 1 लाख का बिजनेस है, चाहे 1 करोड़ का या 100 करोड़ का।
तो मेरा फोकस आज का जो है वो प्री एक्टिविटीज है, जो कि प्री स्टेज जो प्री स्टेज जो बिजनेस का स्टार्ट होने से पहले जो एक्टिविटीज होती हैं वो हमारा आज मेन फोकस रहेगा। प्लस जो लास्ट का जो सेशन रहेगा वो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होगा जो कि ऑलरेडी बिजनेस के अंदर है और अब वो एक नेक्स्ट लेवल जाने का तैयारी कर रहे हैं कि अब हमको नेक्स्ट लेवल कैसे जाना है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस एफिशिएंसी और ऑपरेशंस एक्सेलेंस। बिकॉज ऑलरेडी यू आपने सेटअप किया है, ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, आपका कस्टमर बेस है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, लेकिन कहाँ लैग कर रहा है? क्योंकि बिकॉज कोई भी दुनिया का प्रोसेस परफेक्ट नहीं है, ऑलवेज देयर इज द चांस फॉर इंप्रूवमेंट। चाहे वो जनरल मिल्स ले लीजिए, चाहे वो वर्ल्ड की टॉप कंपनी ले लीजिए, हर जगह इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है। तो जब हम बहुत ही इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास में तो बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप है। तो यही सब चीजों को सोचते हुए हमने हमारा फर्स्ट जो ओरिएंटेशन फूड प्रोसेसिंग का डिजाइन किया है, ताकि हम लोगों को पता चले बहुत ही बेसिक लेवल पे कि फूड प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ी क्यों। आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़ा जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, लेकिन अगर मैं बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स है और जो फूड प्रोसेसिंग करने वाले यूनिट के बड़े बड़े पोजीशन वाले जीएम और वाइस प्रेसिडेंट वाले लोगों से हम बात करते हैं कि सर ये फूड प्रोसेसिंग की जरूरत क्यों पड़ी, कि आज से 100 साल 200 साल पहले तो इनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आज ही क्यों फूड प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ी। तो कई लोग जो स्मार्ट होते हैं वो जवाब दे पाते हैं, कई लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या आप लोगों का आइडिया है कि फूड प्रोसेसिंग की जरूरत क्यों पड़ी? आज से 500 साल पहले फूड प्रोसेसिंग की जरूरत थी? अब क्यों फूड प्रोसेसिंग के ऊपर पूरा इंटरनेशनल फोकस होता जा रहा है? क्या आप टाइप कर सकते हैं? अगर आपको पता है तो यस आप टाइप कीजिए। आप आपका इनपुट दे सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम फूड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्यों फूड प्रोसेसिंग करते हैं। आंसर देना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं, मैं दे देता हूं इसका आंसर। इसका आंसर देने से पहले मैं आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम राकेश खर्रा है। आई एम पास आउट फ्रॉम आई मुंबई, जो कि इंस्टीट्यूट पहले उसको नीटी मुंबई के नाम से जाना जाता था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। और मैं वहाँ का 2013 का एलुमनाई हूँ, 2011 टू 2013 का एलुमनाई हूँ नीटी मुंबई का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। और माय कोर्स नेम वाज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, ये सब सिखाया जाता है। इट कम्स इन टॉप 10 बी स्कूल्स। आप चाहें तो आज आप जाके आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। बिफोर दैट आई हैव डन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इन 2010। राजस्थान के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, वहां से मैंने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में बीटेक किया है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मैंने आईआईएम मुंबई से, जो कि पहले नीटी मुंबई के नाम से जाना जाता था, अभी उसका रिसेंटली उसका नाम चेंज हुआ है, तो वहां से मैं पास आउट हूँ। तो दिस वाज अबाउट माय क्वालिफिकेशन। इफ आई टॉक अबाउट माय सर्टिफिकेशंस, आई एम लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। सिंस 7 to 8 years आई एम प्रैक्टिसिंग लीन सिक्स सिग्मा, जो कि अगर आपने सुना हो लीन सिक्स सिग्मा के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। ऑपरेशंस और आपका प्रोसेस इंप्रूवमेंट, बिजनेस एक्सेलेंस, ये सब के लिए एक टूल होता है लीन सिक्स सिग्मा, दैट इज हैंड्स प्रूवन टूल। लीन जो है अमेरिकन टेक्नोलॉजी है और सिक्स सिग्मा जो है वो एक जापानीज टेक्नोलॉजी है। लीन के अंदर बहुत सारे टूल्स आते हैं जिससे हम डिफेक्ट्स को कम करते हैं, और जो सिक्स सिग्मा है एक डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी है, जहां से हम हर प्रोसेस में डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके हम उस प्रोसेस को स्टडी करते हैं। सो ये हर बिजनेस के अंदर जो बड़े बिजनेस, बड़ी कंपनी से इस प्रोसेस को फॉलो करती है बिजनेस एक्सेलेंसी के लिए। तो हम लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट सर्टिफाइड, इसके ऊपर मास्टर ब्लैक बेल्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा आई एम पास आउट फ्रॉम दिस सीडीसी कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, वहां से डीएसआईआर, अगर आपने नाम सुना हो, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो वहां से जो है मेरा सीपीएमसी सर्टिफिकेशन है, सर्टिफाइड प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इसके अलावा मैं एडवांस एक्सेल प्रोफेशनल हूं विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। और आईएमएस का अगर आपने नाम सुना हो, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, ओशास, आईएसओ 19001, 45000, इस तरह के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। सर्टिफाइड प्रोफेशनल ब्यूरो वेरिटास से,
जहां से मैंने IMS का एक्सटर्नल ऑडिटर का सर्टिफिकेशन किया है। दिस वाज अबाउट माय क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशंस। अब किस किस, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं अपने बारे में बात बताने में, बिकॉज लेकिन आपको जानना जरूरी है कि अगर आप मुझसे सीख रहे हैं या फिर आप मुझको सुन रहे हैं तो आप किसको सुन रहे हैं, ये तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। मैं जो इंडस्ट्रीज में काम किया है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग 2010 टू 11, फूड मैन्युफैक्चरिंग, जनरल मिल्स, ATM रिप्लेनिशमेंट सर्विस सेक्टर, जो कैश ATM से कैश लेके डालते हैं, एज एन ऑपरेशन हेड ऑफ राजस्थान, NNC इंडिया नीट एंड क्लीन फैसिलिटी मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट रामकी एनवायरो रीसस्टेनेबिलिटी लिमिटेड, इट्स MNC। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट एज ए प्रोजेक्ट हेड काम कर चुका हूँ, जहाँ पे मेरे अंडर में 450 लोग एम्प्लॉयड थे बिफोर 2 मंथ्स ओनली, 2 महीने पहले। NNC इंडिया में हम कंसल्टेंसी कर रहे हैं पिछले 7-8 सालों से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्रीज और कंपनीज के लिए, प्रोसेस एक्सेलेंसी के लिए और बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए। तो ये एक मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अपने जो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में और मेरे क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के बारे में। तो अब हम शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्टली मैं सब्जेक्ट के ऊपर आता हूँ। तो इसके अलावा भी हमने बहुत सारे इंडस्ट्रीज में काम किया, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में काम किया है, कारपेट इंडस्ट्री को हमने टच किया है। बट जो मेरा कोर फील्ड है वो है ऑपरेशंस और सप्लाई चेन, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के अंदर हम काम करते हैं। तो यदु जी के साथ में बहुत समय से इन्वॉल्व हूँ, 6 to 7 ईयर से हम बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करते हुए आए हैं। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम राजस्थान ओनली, बट राइट नाउ आई एम सिचुएटेड एट दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो इस सेशन के बाद में या पहले आपको कभी भी मुझसे कनेक्ट करना हो तो आप यदु जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपकी किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी समस्या या प्रॉब्लम नहीं भी है, तो आपको अगर कोई भी चीज सीखना है या जो जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताई उससे रिलेटेड अगर आपको लगता है कि मैं कहीं भी आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो आप यदु जी को आप बोलिए, वो आपको मुझे कनेक्ट करेंगे और हम ना इसी तरह से सेशन करते रहेंगे। ये हमारी शुरुआत है, तो हम सेशन करते रहेंगे और हमारी चीजों को इंप्रूव करते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले हम चले जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। भैया फूड है क्या? फूड हम जो कंज्यूम करते हैं, जो स्पीशीज कंज्यूम करती है, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें या फिर हम एनिमल्स की बात करें, हम रेप्टाइल्स की बात करें, सबका फूड अलग है ना? तो इसको क्लासिफाई एक बहुत ही सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे किया है, जो कि आपको, आप कहीं भी अगर आप पढ़ेंगे, अगर मैं फूड प्रोसेसिंग करने जा रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि फूड को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो बहुत तरीके से फूड को क्लासिफाई किया जा सकता है। अगर हम केमिकल इन नेचर बात करें तो हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, डाइटरी फाइबर्स होता है, वाटर होता है। अगर हम केमिकल नेचर की बात करें, अगर हम बाय फंक्शन इन बॉडी की बात करें तो कौन सा फूड हमको एनर्जी देता है, कौन सा फूड हमको बॉडी बिल्डिंग, मतलब हमारे मसल्स को बिल्ड करता है, और कौन सा फूड जो है हमारी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, अगर हम बॉडी के अंदर फंक्शंस की बात करें। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कौन से फूड ऑर्गेनिक है, कौन से फूड इनऑर्गेनिक है। अगर हम मास की बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स किसके अंदर है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किसके अंदर है। हमारी बॉडी को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, मैक्रो कौन कौन से हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है। अगर आप इसके अंदर और डेप्थ में जाएंगे तो और इसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास समय सीमा है, इस वजह से हमको चीजें जो है वो एक कंसाइज वे में हमको यहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ता है। वरना अगर आपको इसके फर्दर भी अगर क्लासिफिकेशन चाहिए और आपको फूड के मामले में बहुत ज्यादा अगर इन डेप्थ अगर नॉलेज चाहिए, बिल्कुल इन डेप्थ अगर हम बोलते हैं, बिल्कुल अगर आपको माइन्यूट लेवल पे जाना है तो भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपको बहुत ही साइंटिफिक लेवल पे, उसके सेल्स लेवल पे, फूड का सेल लेवल के ऊपर भी हम आपको जाके सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम बाय ओरिजिन बात करें तो प्लांट फूड हो सकता है और एनिमल फूड्स हो सकते हैं। दो ही तरह से हमको फूड मिल सकता है, प्लांट से या फिर एनिमल से। ये अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि फूड को हम यहाँ पे बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। हम फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं, यानी कि हम फूड को यहाँ पे डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम फूड बना नहीं सकते हैं। जैसे अगर हम साइकिल ले लीजिए, आप साइकिल को हम बना सकते हैं, कार ले लीजिए, हम कार को बना सकते हैं। यहाँ हम केवल उसको प्रोसेस कर सकते हैं।
प्रोसेस इन द सेंस उसकी ओरिजिन फॉर्म के अंदर उसको मैकेनिकल, केमिकल और ये प्रोसेस के थ्रू हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं फॉर बेटर यूटिलाइजेशन। जो जेन्युइन फूड है उसको हम प्रोसेस करके आगे यूज कर सकते हैं। हम जो है वीट बना नहीं सकते, हम राइस बना नहीं सकते, हम केवल उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अगर और ज्यादा बेटर वे में समझना है, वीट है या फिर आप समझ लीजिए टोमेटो है। टोमेटो कितना दिन रहेगा? टोमेटो 5 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, वो खराब हो जाएगा। अगर वही टोमेटो को आप ड्राई कर लेते हैं, सन ड्राई कर लेते हैं, सन ड्राई करने के बाद उसका पेस्ट बना लेते हैं, तो ये एक फूड प्रोसेसिंग हो गया, तो ये 6 महीने भी चल सकता है। उसी टोमेटो को आप अगर केचप बना के उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल के उसको अगर आपको प्रिजर्व करते हैं तो वो 2 साल चल जाएगा। तो इस तरह से इसके कारण फूड प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ी। अगर बाय न्यूट्रिएंट वैल्यू की अगर हम बात करें कि न्यूट्रिएंट वैल्यू में 12 कैटेगरीज है, न्यूट्रिएंट वैल्यूज में कितने तरह के विटामिन है, वाइटामिन है, वो सब अगर है उसको कैटेगराइज करना है तो उस तरह से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों को होमवर्क देने वाला हूं कि आपका जो भी बिजनेस का आइडिया है या आपका जो भी महत्वाकांक्षा है उस बिजनेस से रिलेटेड, आज आप जाके अपने फूड प्रोडक्ट जो आपने इमेजिन किया है या फिर ऑलरेडी आप जिस फूड प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, आप जाके आज आप क्लासिफिकेशन आप सोचिए कि मेरा फूड जो है बाय जो है मेरा फूड बॉडी के अंदर क्या फंक्शन करता है। एनर्जी देता है, मसल्स बिल्ड करता है या प्रोटेक्शन करता है। आप केमिकल नेचर में सोचिए, ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, क्या है? ये प्लांट से आता है, एनिमल से आता है। एटलीस्ट उसका ओरिजिन हमको पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन हमको पता होना चाहिए। तो सभी को मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है, आज जाके अपने फूड प्रोडक्ट के बारे में सोचें कि फूड प्रोडक्ट आपका किस क्लासिफिकेशन में, कौन कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर आपका फूड प्रोडक्ट फिट हो रहा है। तो ये हमारा बहुत, जो मैं बात कर रहा था ए फॉर एप्पल की, कि हमको बहुत बेसिक से हम शुरू करने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे, मतलब एक स्लाइड आगे, जो कि मैं सबसे पहले बात कर रहा था हमारा प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले कि व्हाई डू वी नीड फूड प्रोसेसिंग। उसके मुझे कुछ जवाब आए, कुछ जवाब नहीं आए। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं उससे ना आपका माइंड जो है, माइंड ब्रेन सेल्स जो है वो आपकी ओपन हो जाएगी। बिल्कुल आपका दिमाग खुल जाएगा कि मुझे ये बिजनेस में आया हूं तो मैं क्या काम करने के लिए आया हूं, फूड प्रोसेसिंग होता क्या है, वो करना क्यों है। आज ये जो पिक्चर है आपका, ये आपका पिक्चर काफी हद तक ये प्रेजेंटेशन के एंड तक आपका क्लियर हो जाएगा। तो व्हाई डू वी नीड फूड प्रोसेसिंग। अब हम फर्स्ट पे आ जाते हैं, फूड सेफ्टी। जो भी हमारा फूड है ऑर्गेनिक फॉर्म में आता है, अब हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो उसको कैसे पहुंचाएं? उसको एक सेफ फॉर्म में, सेफ पैकेजिंग में, सेफ डिस्ट्रीब्यूशन करके हम पहुंचा सकते हैं। कैसे होगा? सपोज हम वीट की बात करें, अगर हम वीट से फ्लोर बनाते हैं, फ्लोर बनाने के बाद में उसको कंज्यूमर तक मुझे पहुंचाना है। अगर यहां से वहां तक पहुंचाने में मुझे जो फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचाने में अगर मुझे सपोज 1 महीना लग जाता है, उस समय के दौरान उस फूड की कैसे सेफ्टी की जाए, इंसेक्ट से कैसे सेफ्टी की जाए, एनवायरमेंट से कैसे सेफ्टी की जाए, तो वो प्रोसेसिंग जो है उसको हम फूड सेफ्टी बोलते हैं। वो फूड सेफ्टी हम हमारे फूड प्रोसेसिंग के अंदर करते हैं। तो अगर फूड प्रोसेसिंग की जरूरत क्यों पड़ी? फूड सेफ्टी के लिए। इसमें बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं कि सपोज हम बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसको कैसे अपने को फूड सेफ्टी करना है। बिस्किट क्या हो गया? वीट हो गया, वीट फ्लोर हो गया, उसको हम तक कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो फूड सेफ्टी हमारा पहला पर्पस हो गया कि नीड जो है क्यों बड़ी फूड प्रोसेसिंग की, फूड सेफ्टी के लिए। सेकंड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है वो फीचर जो है, फूड प्रोसेसिंग की जरूरत क्या क्यों पड़ी, वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन। शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन की जरूरत क्यों पड़ी, ये जरा मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग 1 सेकेंड के लिए, आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स, आप ये सोचो कि शेल्फ लाइफ की जरूरत क्यों पड़ी। अब मैं इसका जवाब देता हूं, आप लोगों ने सोच लिया, मैं वहां तक पहुंचता हूं कि शेल्फ लाइफ की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों, कैसे फूड प्रोसेसिंग इसके अंदर हेल्प करता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी फूड प्रोडक्ट है, आज पॉपुलेशन जो ब्लास्ट कर रही है सब जगह,
जो फूड प्रोडक्ट जो है एनिमल प्लांटेड हो ले लीजिए, एनिमल से आप ले लीजिए या फिर आप प्लांट से ले लीजिए, इन फूड प्रोडक्ट्स का एक शेल्फ लाइफ होता है, शेल्फ लाइफ होता है। अगर हम एक छोटा सा बात करें, अगर मैं मिल्क की बात करूं, मिल्क आप एक्सट्रैक्ट करेंगे एनिमल से, वो किसका कितना शेल्फ लाइफ होगा उसका? 1 डे, क्या 1 दिन होगा? अब आप सोचिए कि आज मेरे पास में दूध है, मिल्क है, लेकिन मेरे पास में 2 महीने बाद में जब वो सीजन नहीं रहेगा, जब इनका जो जो ये एनिमल्स है इनका प्रजनन का समय नहीं रहेगा, तब मुझे मिल्क कहां से मिलेगा? आज दिल्ली जैसी पॉपुलेशन में जहां पे करोड़ों लोग रह रहे हैं, यहां पे कोई एनिमल देखने को ही नहीं है। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश से मिल्क को इंपोर्ट करता हूं, वहां से अगर मैं लॉजिस्टिक करके मंगवाता हूं, 1 दिन तो उसके अंदर लग जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो अब क्या करा, दूध को हमने क्या करा, मिल्क को हमने क्या करा, प्रोसेस करके मिल्क पाउडर बना लिया। मिल्क पाउडर बना लिया तो जहां पे हम मिल्क को केवल 1 दिन के लिए प्रिजर्व कर सकते थे, अब मिल्क पाउडर को हम 2 साल के लिए रिजर्व कर सकते हैं। पूरा दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई सब जो है वो केवल और केवल मिल्क पाउडर से प्रोसेस्ड मिल्क पी रहे हैं, मिल्क पाउडर से प्रोसेस्ड। यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं इंटरनेशनली और उसको प्रोसेस करके वो वापस रीजनरेट करते हैं, उसके अंदर कुछ फूड बैक्टीरिया सब डेवलप करते हैं ताकि उसका टेस्ट चेंज ना हो और वो यूज कर पाए सही, उसका जो डिमांड एंड सप्लाई है वो मेंटेन हो। शेल्फ लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शेल्फ लाइफ, आप कोई भी फूड मैन के बारे में आप सोचिए, शेल्फ लाइफ के बारे में सोचिए। ये एक एक पॉइंट, एक एक बिजनेस आइडिया है। मैं बोलता हूं कि मुझे इस 4th स्लाइड से 5th स्लाइड पे जाने की जरूरत ही नहीं है। यहीं पे आपका सारा बिजनेस आइडिया है, यहीं पे 1000 स्टार्टअप इसी 4th स्लाइड के अंदर है। 1000 स्टार्टअप अगर आप देखना चाहेंगे, अगर मेरी नजरों से देखेंगे तो फूड सेफ्टी के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप हो सकते हैं। कैसे वीट का फूड सेफ्टी के थ्रू पहुंचाना है, कैसे आइसक्रीम जो है उसको हमको पहुंचाना है, कैसे हमको चॉकलेट्स जो है उसको उसका फूड सेफ्टी कैसे करने का है हमको। तो शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन आ गया। कैसे अगर आप एक इनोवेशन करते हैं ना, एक रिसर्च R&D करके, कि आप किसी भी कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव आप मेंटेन करते हैं या डेवलप करते हैं या स्टडी करते हैं जिससे आप केचप का शेल्फ लाइफ जो है 6 महीना बढ़ा सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर टेस्ट, तो आपका, मैं बता रहा हूं आपको, बिजनेस ना आपको बहुत बड़ी MNCs, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आपको आपके साथ में टाई अप करने आ जाएंगे अगर आप बिना किसी प्रोडक्ट का टेस्ट चेंज किए उसका शेल्फ लाइफ को एक्सटेंशन करने का अगर आप R&D करते हैं और अगर आप उसके वहां तक पहुंच जाते हैं तो, है ना। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गो एंड स्टडी अबाउट योर प्रोडक्ट्स शेल्फ लाइफ, आपको डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगा। शेल्फ लाइफ का मतलब ये होता है। तीसरा हम बता दें, कन्वीनियंस। आप देख लीजिए कि कन्वीनियंस होता है कि उसको आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, कि जैसे कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह होते हैं यहाँ पे, वहां पे भी हम जो फूड प्रोडक्ट्स को कन्वीनियंस से आप मान लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन की कन्वीनियंस के मामले में मान लीजिए कि सपोज अब मैं बात करूं कि पंपकिन की बात है, तो पंपकिन को अगर मुझे पहुंचाना है तो पंपकिन को कैसे पहुंचाऊंगा मैं? तो प्रोसेसिंग के थ्रू उसके साइज शेप को चेंज करना है या फिर उसको उसका क्या बोलते हैं, आपको प्रोसेसिंग के बाद में उसको कैसे ट्रांसपोर्टेशन के वे में आप कैसे फूड प्रोसेस करके आप उसको पहुंचा सकते हैं या बनाना है, या फिर आपको शेप के उसमें, अब एग्स ले लीजिए आप, एग्स अगर मान लीजिए आपका एग आपको ट्रांसपोर्ट करना है, एक फूड प्रोडक्ट है, उसको कन्वीनियंटली आपको ट्रांसपोर्ट करना है, तो आप कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, है ना। तो कन्वीनियंस हमारा ये है तीसरा पॉइंट। चौथा है हमारा न्यूट्रिशनल एनहेंसमेंट। न्यूट्रिशनल एनहेंसमेंट की अगर हम बात करें और अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं कि अगर हम बात करें डिस्टिल्ड वाटर की या फिर हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, कि हम उसका न्यूट्रिशनल एनहेंसमेंट करके उसको सेल करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसका हम न्यूट्रिशनल जो है उसका एनहेंसमेंट करके उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो वाटर का न्यूट्रिशनल एनहेंसमेंट कैसा करते हैं कि जो हमको ड्रिंकिंग वाटर आज हम लोग पी रहे हैं वो अप टू द मार्क है कि नहीं, उसका TDS मेंटेन्ड है कि नहीं। मैं पूरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक्चुअली, उसके अंदर जो है हम मैन्युअली उसके अंदर मिनरल्स बॉडी को जो जो चाहिए वो सब हम उसके अंदर प्रोसेस करने के बाद में उसको सेल करते हैं। तो ये एक बिजनेस आइडिया है, ये एक बिजनेस
इसका बिजनेस प्रोसेस है, ये फूड प्रोसेसिंग है वाटर के लिए। जूस के सेंस में हो सकता है, ये वीट के सेंस में हो सकता है, ये एनर्जी ड्रिंक्स के सेंस में हो सकता है कि आप देख लीजिए कि अगर मुझे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एनर्जी ड्रिंक बनाना है, तो अब उनको फूड जो इतना हार्ड वर्क करते हैं, जो आप बॉडी बिल्डर्स ले लीजिए या फिर आप जो स्पोर्ट्स पर्सन ले लीजिए, अगर आप देखते होंगे आजकल की एक स्ट्रिंग करके एक प्रोडक्ट है, वो क्यों मार्केट में और यंगस्टर्स के अंदर वो ज्यादा डेवलप हो रहा है? क्योंकि उन्होंने उनके अंदर इतने न्यूट्रिशंस डाले हैं, उसके अंदर एक ड्रिंक के अंदर इतने न्यूट्रिशंस डाले हैं कि वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो वो अगर इस तरह का आपका न्यूट्रिशनल एनहेंसमेंट करके अगर आप फूड को प्रोसेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी एक कर सकते हैं। फिफ्थ है ग्लोबल फूड डिस्ट्रीब्यूशन। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ये आपका एक फूड प्रोसेसिंग हो सकता है कि आपको एक्सपोर्ट करना है। सपोज किसी कंट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट डेवलप नहीं होता है या फिर उसका कल्टीवेशन नहीं होता है या उसकी पैदावार नहीं होती है, उस कंट्री में अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो उस फूड को कैसे आप आपको कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? जैसे अगर हम ये बात कर ले मीट प्रोसेसिंग, इंडिया एक बहुत बड़ा मीट एक्सपोर्टर है, तो वो यहाँ से जो है मीट को एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो कैसे वो फ्रोजन सप्लाई चेन होती है पूरी, तो उस फ्रोजन सप्लाई चेन के अंदर अपना प्रोडक्ट को कैसे वो प्रोसेस करके बेच सकते हैं। तो इस तरह से ग्लोबल फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया है। वेस्ट रिडक्शन, वेस्ट रिडक्शन की अगर अपन बात करें, तो वेस्ट रिडक्शन जो है, आप कई प्रोडक्ट्स हैं जिनको प्रोसेस करने में, मैन्युअली प्रोसेस करने में उसका जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट निकलता है या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा समय लगता है। तो अगर आप किसी भी फूड को इस तरह से प्रोसेस करें कि उसमें कम से कम वेस्ट निकले, तो वो वेस्ट रिडक्शन करके भी आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं उसका। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारा प्रोडक्ट्स को आप डेवलप कर सकते हैं। कैसा डेवलप कर सकते हैं कि बहुत सारा, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, चोको लावा भी उन्होंने डेवलप किया। चोको लावा खाया है सबने? चोको लावा, चोको लावा के अंदर क्या है? उसके अंदर केक है और लिक्विड चॉकलेट है। अब आप सोचिए वो क्या प्रोडक्ट उन्होंने इनोवेट किया है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है वो। अब वो चॉकलेट कैसे आ गया और वो केक मिक्स कैसे आ गया? आप लोगों ने सबने खाया, लेकिन कभी सोचा है वो बना कैसे? वो क्या इनोवेशन है? कितना बेहतरीन इनोवेशन है इस दुनिया का, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि पूरी दुनिया उसको पसंद करती है। तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होती है लिक्विड चॉकलेट। क्या होता है? लिक्विड चॉकलेट। और उसके अंदर जो केक मिक्सेस होते हैं, केक मिक्स कैसा रहता है? पाउडर जैसा रहता है। तो वो लिक्विड चॉकलेट उसके अंदर डालते हैं, एक कप होता है छोटा सा, और लिक्विड चॉकलेट उसके अंदर डालते हैं, और जो केक मिक्स का जो पाउडर होता है, उस पाउडर उसको उसके ऊपर पोर करते हैं, और उसके बाद में उस सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर उसको बेक किया जाता है। तो होता क्या है? चॉकलेट रह जाती है अंदर, और जो वो पाउडर होता है, जो केक मिक्स होता है, जो ब्रेड होता है, जो व्हीट होता है, वो बन जाता है आपका ब्रेड। तो इस तरह से चॉकलेट रह जाती है अंदर और ब्रेड रह जाती है बाहर, और जब हम खाते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन जो है वो इतना डिलीशियस लगता है कि पूरी दुनिया उसकी दीवानी है। तो आप भी ना, अरे वो कुरकुरे बना रहा है, मैं भी कुरकुरे बना लेता हूँ, अरे वो चिप्स बना रहा है, मैं भी चिप्स बना लेता हूँ, वो टॉफी बना रहा है, मैं भी टॉफी बना लेता हूँ। ऐसा नहीं करने का। अगर आप इनोवेटिव कुछ प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, तो आप गो एंड आप रिसर्च करो उसके अंदर। आप देखो, इसी प्रोडक्ट इनोवेशन की अगर मैं बात करूं, आपने एक पल्स करके एक टॉफी आती है ₹1 की। पल्स टॉफी ने जब बिजनेस को लॉन्च किया, उन्होंने मार्केट रिसर्च किया कि लोगों को क्या पसंद है। तो जो छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स है, उन्होंने देखा कि खट्टा मीठा कुछ चूरन टाइप का कुछ चीज है, वो लोगों को खाना बहुत पसंद है। और टॉफी भी जो है, टॉफी के अंदर अगर इस तरह का उन्होंने ना इनोवेशन किया, आप सोचेंगे नहीं कि उन्होंने विद इन 2 years 1000 करोड़ का बिजनेस किया। और बहुत ही, मतलब मोर देन 1000 करोड़ का उन्होंने बिजनेस किया, और प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? ₹1। केवल ₹1 का प्रोडक्ट है। आज से 5 साल पहले भी वो ₹1 में आता था, आज भी ₹1 में आता है, और वो आगे भी ₹1 में ही आएगा। सो हाउ दे आर मैनेजिंग देयर प्रॉफिटेबिलिटी? दुनिया कैसे ऐसा प्रोडक्ट बनाए कि दुनिया कैसे उस प्रोडक्ट की दीवानी हो जाए? थिंक लाइक दैट। वो जरूरी नहीं कि हमको पूरा कंट्री में हमको एक साथ सेल करने का है। आप आपकी टेरिटरी में सेल कीजिए, आप आपकी टेरिटरी में सोचिए कि आपकी टेरिटरी में किस तरह का प्रोडक्ट चलता है, इस तरह का फूड इनोवेशन कीजिए। नया आइडिया ना, नया, बिल्कुल न्यू। अगर आप इनोवेशन मोड में जाना चाहते हैं, आप इनोवेशन मोड में जाइए, या ऊपर वाले जो तरीके हैं उसमें करना चाहते हैं, आप उसमें करिए। इकोनॉमिक बेनिफिट्स और फूड प्रिजर्वेशन ड्यूरिंग डिजास्टर आगे से ऐड हो गया। फूड प्रिजर्वेशन मतलब प्रिजर्व कैसे अपन कर सकते हैं फूड को। तो अगर आप ये 9 पॉइंट्स के ऊपर अपने फूड प्रोडक्ट को विचार कीजिए कि मेरा फूड प्रोडक्ट किस जोन के अंदर लाई कर रहा है, मैं क्या कहां पे वैल्यू ऐड कर रहा हूं हमारे प्रोडक्ट्स में,
है ना, कॉपी नहीं करने का, कॉपी करना ही नहीं है। कॉपी जो करेंगे तो उनसे कॉम्पीट करना पड़ेगा। इनोवेशन करेंगे, कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा। नया प्रोडक्ट बनाइए, टेस्ट कीजिए उसको, मार्केट के अंदर पायलट स्टडी कीजिए, देखिए 100% चलेगा। कैसे आप चिप्स का पैकिंग को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या आप चॉकलेट का आप की शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं। थिंक लाइक दैट। बहुत ही बड़ा मार्केट है, बहुत ही बड़ा, कभी खत्म नहीं होने वाला मार्केट है। अब आ जाते हैं हम कुछ फूड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम जानते हैं कि, या फूड प्रोसेसिंग के बारे में जानते हैं कि कहां कहां, थोड़ा सा और मैं इन डेप्थ जाता हूं। यहां पे हमने क्या देखा लास्ट स्लाइड में, सेफ्टी, शेल्फ लाइफ, कन्वीनियंस, इन सब के बारे में हमने देखा। अब हम आते हैं कि कुछ फूड मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स के बारे में हम जानते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि किस किस तरह की प्रोसेसिंग यूनिट्स हो सकती हैं। कैंड और सील्ड कंटेनर्स, आप देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, फ्लेवर्ड मिल्क हो गया, दूध हो गया, लस्सी हो गया, इस तरह के प्रोडक्ट्स अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप उस तरह के प्रोडक्ट आपके इस जोन के अंदर आएंगे। बेकिंग और बेकरी प्रोडक्ट्स अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप बेकिंग एंड बेकरी प्रोडक्ट्स के बारे में देखिए। डेयरी प्रोसेसिंग हो गया, डेयरी प्रोसेसिंग हो गया, मीट प्रोसेसिंग हो गया, स्नैक और फूड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, स्नैक्स हो गया, कुरकुरे, चिप्स, ऐसा करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकता है। बेवरेज प्रोडक्शन हो गया, बेवरेज प्रोडक्शन में आप जूस बना रहे हैं, या फिर आप ड्रिंक्स बना रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक बना रहे हैं, या फिर आप लो कैलोरी ड्रिंक बना रहे हैं। तो आप जिस ड्रिंक के बारे में सोच रहे हैं वो हमारा इस बेवरेज प्रोडक्शन के अंदर लाए। कन्फेक्शनरी आ गया, कन्फेक्शनरी मीन्स चॉकलेट्स हो गया, टॉफीज हो गया, ये सब कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। फ्रोजन फूड, फ्रोजन फूड आइसक्रीम हो गया, मीट प्रोसेसिंग भी फ्रोजन फूड के अंदर आता है क्योंकि वो फ्रोजन करके कोल्ड सप्लाई चेन के थ्रू जाता है। पास्ता एंड नूडल मैन्युफैक्चरिंग, ब्रेकफास्ट और सीरियल प्रोडक्शन, जैसे आपका ब्रेकफास्ट और सीरियल प्रोडक्शन में क्या आएगा कि हम ओट मील रहता है, हमारा ओट्स रहते हैं, या फिर हमारे इस तरह के जो मॉर्निंग में जो खाने वाले जो कैलॉग्स है, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, वो हो गए। रेडी टू ईट मील्स हो गया। रेडी टू ईट मील्स क्या होता है, इस तरह की आपने कुछ करी का सैंपल बनाया कि वो करी को आप बॉइल्ड वाटर में डालिए और आपका जो है वो सब्जी खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये रेडी टू ईट मील्स में हो गया है। इस तरह के प्रोडक्ट्स अगर आप प्लान कर रहे हैं, इस तरह के प्रोडक्ट बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर आप व्हाइट लेवल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी उनसे परचेस करके अपने ब्रांडिंग के थ्रू बेचना चाह रहे हैं, आपको मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं करना पड़ेगा। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, तो आप उस तरह के प्रोडक्ट्स को आप डिजाइन कर सकते हैं। सॉसेस जो है वो आप बना सकते हैं। सॉसेस में क्या क्या आता है, सॉसेस में टोमेटो, केचप्स, आपका मेयोनीज आ गया, और इस तरह के बहुत सारे चाइनीज फ्लेवर के सॉसेस आते हैं, ब्लैक सॉस, आई डोंट नो, मुझे उनका नाम तो याद नहीं है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे सॉसेस आते हैं। शेजवान सॉस आ गया, शेजवान चटनी आ गया, बहुत फेमस है ना। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप आयो, आओ, आप डिस्कस करो, आप पूछो, आप बताओ, हम आपको गाइड करेंगे सारी चीजों के बारे में। इन्फेंट एंड बेबी फूड्स, इन्फेंट एंड बेबी फूड्स का बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि एक बेबी को कौन कौन से न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है, वो सब हम इस इन्फेंट और बेबी फूड्स के अंदर, अब हम कभी जाते हैं, हम आप आज जाके ट्राई कीजिएगा कभी भी जाने के बाद में। ये एक मैं सेकंड होमवर्क आपको दे रहा हूँ कि आप ना कोई भी मेडिकल शॉप है वहां जाइए, आप वहां जाके देखिए कि मुझे ना बच्चे के लिए वो चाहिए, क्या बोलते हैं, सैरेलेक चाहिए। वो बोलेंगे कि कौन से महीने वाले बच्चे के लिए चाहिए। तो ये क्या मतलब हुआ, कौन से महीने के लिए? अरे 18 साल का बंदा भी वही खाना खाता है, 40 साल का भी वही खाता है, 50 साल का भी वही खाता है, अब बच्चे के लिए क्यों चाहिए ऐसा? आप थोड़ा सोचना। 3 महीने के बेबी के लिए अलग अलग है, 6 महीने के लिए बेबी के लिए अलग फूड है, 12 महीने के बेबी के लिए अलग फूड है। इस तरह से उनका बेबी फूड रहता है। तो बेबी फूड इसलिए रहता है क्योंकि बेबी का डाइजेशन सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है। अगर वो थोड़ा ऊपर नीचे खा लेंगे तो उनको इंडाइजेशन हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, उनको बीमार बीमार हो सकते हैं वो। तो उनकी बॉडी को जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो केवल उतना ही न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होता है। 3 महीने के बेबी के हिसाब से जितना कॉम्बिनेशन चाहिए मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, फैट का, प्रोटीन का, उतना ही न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होगा। अब 3 महीने वाला तो 18 महीने वाले बेबी को नहीं दे सकते। 18 महीने के बेबी को ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा मिनरल्स चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिविटी करता है, तो उसका प्रोडक्ट अलग तरीके से डिजाइन होगा। 12 महीने वाले बेबी का अलग तरीके से डिजाइन होगा। तो इस तरीके से बेबी फूड और इन्फेंट फूड का आप मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग डिजाइन कर सकते हैं। आप उसको बिजनेस को भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आज आप जाके विचार कीजिएगा कि मेरा बिजनेस इस जो क्लासिफिकेशन में कौन से सेगमेंट में लाई करता है।
अब आ जाते हैं हम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड अब आ गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड अब आ गई है कि बिफोर स्टार्ट फूड बिजनेस, सबसे पहले जो मैं आपको एक टास्क देता हूं कि ऐसा नहीं कि अरे मुझे कुछ काम करना है मैं डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर देता हूं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सोचने का। हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग को सोच के काम शुरू करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, विच प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग, प्रिजर्वेटिव की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, शेल्फ लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, कन्वीनियंसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, या मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, या मैं बेबी फूड की बात करूं या मैं पेट फूड की बात करूं, मैं कॉस्ट को कम कर रहा हूं या फिर मैं लॉजिस्टिक्स को इजी कर रहा हूं या एक्सपोर्ट को इजी कर रहा हूं। थिंक लाइक दैट। कॉपी करने के लिए बहुत कॉपी करना ही नहीं है, जेन्युइन होना चाहिए, बिल्कुल वर्जिन आइडिया एकदम, तो ही आप जो है इस मार्केट के अंदर बिल्कुल एग्रेसिवली आप एंटर कर पाओगे। और मार्केट इन द सेंस, मैं तो आप बोलता हूं आपकी टेरिटरी की बात करता हूं, आपके डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं, मैं तो आपकी यूएलबी की बात करता हूं, तहसील की बात करता हूं, मैं पूरा पैन इंडिया की बात नहीं करता हूं। आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप सोचिए कि विच प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग, और आई एम जस्ट कॉपिंग द बिजनेस, या मैं साथ वाले का बिजनेस को कॉपी कर रहा हूं। अरे उसको देखो, वो कुरकुरे का बिजनेस स्टार्ट किया, राधे राधे कुरकुरे, वो पहले 1 लाख से स्टार्ट किया, अभी देखो उसका 1 करोड़ का टर्नओवर हो गया। अरे ही स्टार्टेड कुरकुरे, बट व्हाई यू आर कॉपिंग हिम? आपको कुरकुरे बनाना है, अगर आपको बनाना है दैट्स फाइन, लेकिन आप उसको करके करेंगे तो आप जितना रिसर्च और जितना वर्कआउट आपके खुद के आइडिया के लिए करेंगे, वो उसको कॉपी करने में नहीं करेंगे ना। तो आपको हमेशा अपना आइडिया और अपना जो मोटो है वो जेन्युइन रखना है, वर्जिन रखना है, बिल्कुल, तभी आप मार्केट में ना बहुत एग्रेसिवली लाइक टाइगर आप उसके अंदर एंटर कर पाएंगे। अब हम आ जाते हैं जो हमारे प्री स्टेज जो हैं लोग, उनके लिए, जो हमारे लर्नर्स हैं, जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनके लिए कि प्री एक्टिविटीज क्या करने का है। और जो ऑलरेडी इन इस बिजनेस के अंदर है वो लोग बहुत केयरफुली इसको इस स्लाइड को देखिएगा। अगर आपने कोई चीज मिस कर दी है प्री एक्टिविटी बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस, आप आज जाके विचार कीजिएगा, मंथन कीजिएगा अपना, अरे ये चीज तो मैंने करा ही नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जाके आज जरूर जरूर से सोचिएगा कि ये क्या है, राइट। सबसे पहले जैसा कि यदु जी भी बताते हैं, मार्केट रिसर्च के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। मार्केट रिसर्च में आप सारी चीजों के बारे में फोकस कर सकते हैं, 5 Ps के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये पूरा स्ट्रेटेजी के बारे में कर सकते हैं। इसका तो यदु जी मास्टर है, तो वो आपको बहुत अच्छे से बताते हैं। मेक अ बिजनेस प्लान, गो एंड मेक अ बिजनेस प्लान, टेक अ पेपर। बिजनेस प्लान ऐसा नहीं, पिच डेक नहीं बनाना है, गो एंड राइट इट विद इन 10 बुलेट पॉइंट्स। मुझे ये करना है, इसके करने के बाद में बिजनेस का टारगेटेड रेवेन्यू लिखो, इन्वेस्टमेंट का लिखो, प्लानिंग लिखो, कौन सा फूड प्रोडक्ट आपको बनाना है। मेक अ बिजनेस प्लान, स्मॉल बिजनेस प्लान। आज वहां एक पेपर के अंदर जाके अपना बिजनेस प्लान को बनाइए। आपके पास में पेपर में होना चाहिए, दिमाग में नहीं। आपके दिमाग में है, हाउ विल आई अंडरस्टैंड? अगर मुझे किसी को एक्सप्लेन करना है, मेरे फैमिली मेंबर्स को करना है, मेरे पार्टनर्स को करना है, मेरे कस्टमर्स को करना है, या मेरे स्टेक होल्डर्स को करना है, हाउ विल आई मेक देम एक्सप्लेन? तो यू शुड हैव रिटन बिजनेस प्लान। 1 पेपर का है चलेगा, 10 पेजेस का है चलेगा, मेक इट क्रिस्टल क्लियर। थर्ड थिंग, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? अब आप लोग बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं ना, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ ट्रेडिंग, तो आप सोचिए कि लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। मेक अ 360 डिग्री डायग्राम। 360 डिग्री डायग्राम क्या होता है? सपोज आई हैव टू सेट अप स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अब मुझे एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करनी है, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है? 360 डिग्री बोलते हैं तो इसका मतलब ये रहता है, जितने भी लीगल कॉम्प्लायंस है लिस्ट करो उनको, जितने भी रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस है उनको लिस्ट करो। उनको लिस्ट करने के बाद में उनको प्रायोरिटाइज करो कि मुझे फूड लाइसेंस चाहिए या जीएसटी चाहिए, या फिर मुझको, अगर हमारे पास में 10 मेंबर काम करे तो मुझे पीएफ और ईएसआई चाहिए, मुझे फैक्ट्री लाइसेंस चाहिए, मुझे एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, मुझे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पेपर चाहिए कि मेरा फूड वेस्ट कहां पे डंप हो रहा है। थिंक लाइक दैट। गो, इंटरनेट इज ओपन, ओपन सोर्स है, नॉलेज ओपन सोर्स है, जाके आप सर्च कीजिए।
जो ऑलरेडी इन बिजनेस के अंदर है, सर आप लोग जो है इसके बारे में विचार कीजिए कि लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, पीसीबी की क्या गाइडलाइंस है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पीसीबी और सीपीसीबी की क्या गाइडलाइंस है। आपका फूड प्रोडक्ट का जो वेस्ट निकलता है, आप उसके अंदर जो वेस्ट है उसको कहां डंप करते हैं आप, आपके पास में उसका क्या कंप्लायंस है। जिस दिन इंक्वायरी आएगा उस दिन जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। मैं आप लोगों के साथ में किस्सा शेयर करना चाहता हूं कि एक जयपुर में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो पीनट बटर बनाते थे। तो पीनट बटर बनाने के बाद में उनका जो पीनट बटर में जो वेस्ट निकलता है 1-2-3%, वो वेस्ट का एक बार मुझे कॉल आया कि सर ये हमारे वेस्ट के ना, ये पीनट बटर का वेस्ट है, इसको सर हम डंप करना चाहते हैं। अब मैंने आप उस प्रोडक्ट को देखा ना, वो मतलब इट वाज लाइक क्विंटल्स में था, वो क्विंटल्स में, हंड्रेड्स ऑफ केजीस में था वो। जब मैंने उसको देखा तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। मैंने कहा कि ये जो रीप्रोसेस करके क्यों नहीं यूज कर सकते, तो क्योंकि वो उसका वेस्ट था, उस प्रोडक्ट को ना तो वो यूज कर सकते हैं, ना वो पेट फूड बना सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आयरन पार्टिकल्स है, उनके अंदर डस्ट पार्टिकल्स है, वो किसी तरह का जो पैरामीटर्स को मीट नहीं करते हैं। और न वो उसको डंप कर सकते हैं, सिंपल जो वेस्ट जो उनका वेस्ट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में डंप करते हैं, न वो वहां डंप कर सकते हैं, क्योंकि वो वेस्ट ऐसा है, उसके अंदर बैक्टीरियल डेवलपमेंट होते हैं। आज अगर वो वेस्ट डाला तो वो इतना बड़ा एरिया को इतना स्मेल और ऑर्डर कर देगा उसका कि वहां के आसपास लोगों का जीना हराम हो जाएगा। तो उस प्रोडक्ट को अगर आप उन्होंने कहीं डंप कर दिया और अगर वो किसी एनिमल ने कंज्यूम कर दिया तो भी उनके फैक्ट्री को ताला लग सकता है। तो दे केम टू मी कि सर इसका क्या करना चाहिए। तो हमने उसको फिर उनके बात किया, उनका इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से टाई अप करवाया। अब उनका जो वेस्ट है वो डायरेक्टली वहां से उठता है और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी उनको लेके जाती है, वो पे करते हैं उनको। अब उनका जो प्रॉब्लम है बिल्कुल रिजॉल्व हो गया। तो बहुत बड़ी कंपनी है, 100 करोड़ का उनका बिजनेस है, उनका प्रॉब्लम इस तरह से रिजॉल्व हुआ। तो अगर आप भी अगर इस तरह के बिजनेस में हैं तो आप भी अपना लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को काम कीजिएगा। उसके बारे में 5% जो है वो सोचना, आपके बिजनेस का जो जितना कॉन्सेंट्रेशन आप देते हैं 5% सोचना आपको जरूरी है। लोकेशन के बारे में पहले पहले सोच लीजिए। महाराष्ट्र में बिजनेस करना है, आप महाराष्ट्र में लेके गुजरात में बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो तो भी आप विचार कर लीजिए कि उसके अंदर क्या आपके एक्सपेंसेस होंगे, आपका मार्केट सेगमेंट क्या है, वो आप विचार कर लीजिए। रॉ मटेरियल सोर्सिंग, सपोज आप गार्लिक पेस्ट बना रहे हैं, अब गार्लिक पेस्ट बना रहे हैं, गार्लिक पेस्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल का सोर्सिंग मेरे को कहां से करने का। अब आप जाके रिसर्च कीजिए, गार्लिक कहाँ पे कल्टीवेशन होता है, गार्लिक का कल्टीवेशन होता है, ये आपने पता कर लिया कि चलो उत्तर प्रदेश के किसी गांव और विलेज के अंदर पैदावार बहुत अच्छी होती है, मैं वहां से उठाना है मेरे को। आपने वो तो कर लिया, लेकिन आपने गलत टाइम पे अप्रोच कर लिया। जब गार्लिक वहां पे 50 रुपीज केजी में मिलता है तब आपने नहीं उठाया, लेकिन जब आप वो 200 रुपीज केजी हो गया तब आप पहुंचे परचेस करने के लिए, तो आपका बिजनेस प्रॉफिट में आएगा या लॉस में आएगा। गो एंड डू रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च। कहां से मुझे, अब आपको सपोज चेन्नई में बहुत सस्ता मिल गया, उत्तर प्रदेश में आपको 50 रुपए केजी मिल रहा है, चेन्नई में आपको लिखा है 20 रुपीज केजी, लेकिन आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको उतना लग गया कि वो आपको आते आते 80 रुपीज तक पड़ गया। तो आपको रॉ मटेरियल सोर्सिंग इज द बेसिक की फॉर एनी सक्सेसफुल बिजनेस। रॉ मटेरियल का सोर्सिंग बहुत स्मार्ट वे में करो, क्योंकि वहां रॉ मटेरियल कभी, जो बहुत कम लोग क्रेडिट पे आता है, रॉ मटेरियल आपको कैश में परचेज होता है। आपको जो प्री प्रोसेसिंग एक्टिविटी सब कैश में करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन जिनका सेटल हो जाता है वो उनको क्रेडिट मिलता है, स्टार्टिंग में सब कुछ आपको वहीं पे कंज्यूम कर देना है, वहीं पे आपका पैसा लग जाना है। तो गो एंड डू रिसर्च वाइसली। रॉ मटेरियल अब आपको कितना मंगवाना है, क्या मंगवाना है, वो सब मैं डिमांड सप्लाई चेन के अंदर सिखाऊंगा। कितनी डिमांड है, कितना सप्लाई है, कितना परचेस करना है, कितना इन्वेंट्री मैनेज करना है, ऑपरेशन रिसर्च के अंदर आता है। वो एक अलग विषय है, वो बहुत एक अलग डेप्थ है, वो बहुत बहुत ज्यादा। प्रोसेसिंग इक्विपमेंट कौन सा खरीदना है, अरे मेरे फ्रेंड ने वो गार्लिक पीलर खरीदा तो मैं भी ये गार्लिक पीलर खरीद लेता हूँ। अब लेकिन उनका प्रोसेसिंग आपका 100 टन है, आपने 100 टन का मशीन खरीद लिया, लेकिन आप प्रोसेस आप 2 या 5 या 10 ही टन कर रहे हैं। आपने ओवर कैपेसिटी मशीन खरीद लिया। परचेज मशीन अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू योर टारगेट, अकॉर्डिंग टू द प्लेस स्पेस अवेलेबल टू यू। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स खरीदना है।
अगर आपने लोअर कैपेसिटी खरीद लिया, सपोज आपके पास ऑर्डर 50 टन का आपका डेली आपका ऑर्डर है, लेकिन आपने मशीन जो है वो 40 टन का खरीद रखा है या 20 टन का खरीद रखा है, तो भी आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो आप आपका रिसर्च कीजिए, प्लस माइनस 20% कैपेसिटी का मशीन खरीदना है या प्लस माइनस 1x कैपेसिटी का खरीदना है या 2x कैपेसिटी का खरीदना है, तो थिंक अकॉर्डिंगली। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको मैं बता दूं, एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जब मैं बात काम कर रहा था, तो वो ना व्हीट फ्लावर जो है वो पैक करके सेल करते हैं, व्हीट फ्लावर पैक करके सेल करते हैं। अब इसके अंदर फूड सेफ्टी और क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो राकेश सकता। सर, हम सालों से आटा पिसवाते हैं और हम घर में यूज लेते हैं। तो लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि कभी फूड फूड प्रोडक्ट के अंदर मान लीजिए आयरन पार्टिकल्स आ गए या मेटल पार्टिकल्स आ गए, तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा क्लेम हो सकता है। तो उन्होंने बहुत ही मतलब लाखों रुपए लगा के बहुत ही सेंसिटिव जो मेटल डिटेक्टर लगा रखे थे, जो फूड प्रोसेस होके पैक होके जाता है, जो कन्वेयर पे पैक होके जाता है, वहां पे इस तरह के क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कि जहां मशीन ने बीप किया वो कन्वेयर वहीं रुक जाएगा। मतलब उसके अंदर 1 mm से छोटा भी अगर आयरन पार्टिकल गया या मेटल पार्टिकल गया तो वो रुक जाएगा। तो इस तरह से अपने को भी फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर काम करना है। हमारे फूड में ह्यूमन टच को कम से कम रखना है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप मैकेनाइज कर सकते हो तो ज्यादा से ज्यादा मैकेनाइज कीजिए। अगर आप मैकेनाइज नहीं, मैकेनाइज्ड एंड ऑटोमेशन ये हमारा स्ट्रेंथ है। आपका प्रोसेस को मैकेनाइज करना है, अगर मैनुअल चल रहा है तो मैकेनाइज करना है, मैकेनाइज चल रहा है तो ऑटोमेट करना है। तो फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल प्री एक्टिविटी से ही है, ये पोस्ट एक्टिविटी तो है ही, क्योंकि मैंने बताया कि जो ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं वो इसके ऊपर काम करें, फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर थोड़ा फोकस करें, तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, आपने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, यू हैव टू चेक द शेल्फ लाइफ। आपको प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ चेक करना है, अलग अलग एनवायरमेंट में, अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग एटमोस्फेयर में। कैसा करेंगे, टोमेटो केचप का शेल्फ लाइफ चेक करना है आपको। आपने 10 बॉटल बनाया, अलग अलग टेम्परेचर पे रखा, आपने अलग अलग एटमोस्फेयर में रखा, अलग अलग ह्यूमिडिटी में रखा, उसके बाद में उसके टेस्ट को चेक किया, उसके अंदर बैक्टीरियल डेवलपमेंट को चेक किया, तो आपको पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ कितना है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग हो गया। पैकेजिंग, पैकेजिंग आप सब लोग मेरे से बहुत ज्यादा बेटर जानते हैं कि पैकेजिंग इज द की टू एंटर इनटू द मार्केट। वो सेल्स के लिए भी जरूरी है और प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है, उसके टेस्ट को मेंटेन करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, उसके जो टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए पैकेजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैकेजिंग के बारे में पहले बहुत अच्छा रिसर्च करना है, किस तरह की पैकेजिंग रखनी है, क्या करना है। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लान करना है। ह्यूमन रिसोर्सेज को जहां पे जितना कम से कम कर सकते हो आप उतना प्लानिंग करना है कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो, तो आपका प्रोसेसिंग भी फास्ट होगा और आपका डिपेंडेंसी लेबर के ऊपर कम होगा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होने वाला है, रेनी सीजन के अंदर आपके क्या क्या ब्रेकडाउन आ सकते हैं। आपने शेड बनाया है, शेड बनाने के बाद में कवर किया, अगर ऊपर से पानी आया तो क्या दिक्कत हो सकता है, या फिर अब कोल्ड टेम्परेचर में आपकी मशीन जो है वो चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, या मशीन के अंदर जो ऑयल है इलेक्ट्रिक मशीन है, तो ह्यूमिडिटी के अंदर उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक जो एनवायरनमेंट का क्या क्या इम्पैक्ट आपकी प्रोसेसिंग के ऊपर आ सकता है, उस सभी के ऊपर विचार करना है। हमेशा मैं 360 डिग्री एंगल के ऊपर बात करने का बात करता हूँ। इंश्योरेंस जो है वो बहुत सारे तरह के इंश्योरेंस होते हैं, फैक्ट्री इंश्योरेंस होते हैं, बहुत फायर एंड फायर का होता है, फायर का रहता है, कई प्लांट में फायर लग जाता है, इंश्योरेंस नहीं होता है, क्लेम नहीं मिलता है। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर विचार करना है, चाहे छोटा आपको स्टार्टअप 1 लाख का स्टार्ट हो, चाहे 1 करोड़ का, चाहे 100 करोड़ का। ये सब चीजें ना सब जगह कॉमन है ना। आप अपनी गलती से अगर किसी एम्प्लॉय को हार्म हो गया या फिर अब मेरे किसी कंज्यूमर को हार्म हो गया, आप सोचिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई बच्चे को ने चॉकलेट खाया और उसके अंदर आयरन पार्टिकल गया और उसके फूड पाइप में जाके वो स्टक हो गया, क्या होगा, आप सोचिए क्या होगा। तो ये सब चीजों का ना बहुत बहुत ध्यान रखना है, बहुत बहुत। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर जब एंटर करते हैं तो कैप, पूरा एप्रिन, शू कैप, पूरा पूरा ग्लव्स पहन के फिर एंटर करते हैं, जो बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज होती हैं। तो अगर हम उतना नहीं कर सकते तो भी हमको उस चीज को मेंटेन करना है, राइट। फूड सप्लाई चेन के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में बाद में देखेंगे। दिस इज लाइक फूड सप्लाई चेन, प्रोडक्शन सबसे पहले करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, एग्रीगेटर और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और मार्केट में कंज्यूमर तक पहुंचता है।
तो इस तरह से सप्लाई चेन इसका होता है। ये फूड सप्लाई चेन इज अ वेरी वेरी बिग टॉपिक। इसके बारे में प्रोडक्शन कैसा करने का, उसको बाद में उसका रॉ मटेरियल का सोर्सिंग कैसे करना है, सोर्सिंग में डिमांड को कैसे आपको मैनेज करना है, बहुत सारे टूल्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं उस सबको मेंटेन करने का। एक बहुत बड़ा टॉपिक है ऑपरेशन रिसर्च के अंदर। तो ये हम जो है आगे आने वाले सेशंस के बारे में देखेंगे, है ना। चलिए, ऑल राइट। तो फूड प्रोसेसिंग के, यही फूड प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन के बारे में है। इसके बारे में भी आप विचार कर सकते हैं, इसके बारे में हम बहुत डिटेल के अंदर जाएंगे। आई कैन टेक 1 to 1000 सेशंस एज वेल। मैन पावर यूटिलाइजेशन के ऊपर आई कैन टेक 20 सेशंस, 20 आवर्स, हाउ टू यूटिलाइज मैन पावर। डिफेक्ट कंट्रोल के ऊपर आई कैन टेक मोर देन 50 सेशंस। रॉ मटेरियल सोर्सिंग के ऊपर आई कैन टेक 20, 40, 50 सेशंस। मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट। हम उसको आगे आगे करेंगे उसको। जैसे जैसे हम आगे आगे सब्जेक्ट के अंदर इन डेप्थ जाते जाएंगे, हम चीजें लेते जाएंगे, उसको इंक्लूड करते जाएंगे। नो प्रॉब्लम। ओके। सो अगर कोई क्वेश्चन रहा है तो हम नेक्स्ट आने वाले सेशन में करेंगे। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। सो राकेश जी, फर्स्ट लाइक थैंक यू सो मच